नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना खुला समर्थन दिया। संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में वो दिखाई दिए। संविधान को अपने सिर माथे लगाने के बाद पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन INDI अलायंस पर भी जोरदार तरीके से तंज कसा। विपक्ष को आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का विरोधी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए का मतलब है गुड गवर्नेंस और ये जीत एनडीए की महाविजय। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा है। हम न हारे थे न हारे हैं। सेंट्रल हॉल में आज एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने पूरे देश को भी चौंका दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपने जोरदार भाषण के बाद जब नीतीश कुमार वापस मंच की तरफ आए तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने दोनों हाथों से उन्हें रोकते हुए गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। यानी बतौर पीएम नरेंद्र मोदी की ये ऐतिहासिक तीसरी पारी होगी। ऐसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी 3.0 में एनडीए का जोड़ कितना बेजोड़ होगा और तीसरे टर्म में बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी की पारी कितनी विस्फोटक साबित हो सकती। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों मेहमानों से। मेरे साथ राजेंद्र जादौन साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंभू भद्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में शंभू भद्रा साहब आपसे ही करने जा रहा हूं। केंद्र की नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। ये कितना ऐतिहासिक पल होगा? खास करके जो बीजेपी का सिचुएशन अगर देखेंगे तो बीजेपी के हिसाब से कि तीसरा कार्यकाल जिस तरह से उसे चाहिए थी कि पिछले 10 साल में जो काम नहीं हो सके थे उसको इस तीसरे कार्यकाल में पूरा करने का जो लक्ष्य था, उसके हिसाब से बीजेपी के लिए ये काफी चुनौती वाला कार्यकाल है, ऐतिहासिक है और उसके लिए एक मौके की तरह है कि एक नया मौका उससे मिला है कि जो पीछे 5 साल में गलती हुई या सीटें कम हुई या जो की लोकप्रियता में कमी आई या सोशल इंजीनियरिंग में कमी आई, जिस भी तरह से कमी आई, उसको इस बार इस 5 साल में सरकार के रूप में काम करके अपने आप को फिर से मजबूत करने का एक अवसर मिलेगा। गठबंधन चूंकि इस बार जो मोदी 3.0 सरकार है वो एक गठबंधन की सरकार है, फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार नहीं है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नेता चुने जो जाने के बाद जो संबोधन दिया है, उस संबोधन में उन्होंने पहली बात जो कही है महत्वपूर्ण बात वो कि सरकार के सभी फैसले समावेशी फैसले होंगे। यानी कि जो पीछे के कार्यकाल में हमने एलानिया फैसला देखा, जैसे नोटबंदी या जीएसटी या बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिसमें कि अचानक से प्रधानमंत्री आते थे और अनाउंस कर जाते थे, तो वो वाली चीज इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बार प्रॉपर कैबिनेट की बैठक के बाद फिर फैसले पर मोहर लगेगी, फिर सरकार उसको अनाउंसमेंट करेगी। और मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पर जो सहयोगी दल की आकांक्षाएं हैं उसको कितना वो पूरा कर पाते हैं वो हमेशा दबाव रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो है वो मुस्लिमों को आरक्षण की बात कर चुकी है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और चूंकि गठबंधन में है तो बीजेपी के पास बीजेपी के अपने घोषणा पत्र में इसका विरोध है कि मुस्लिम को आरक्षण धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये जो टीडीपी की आकांक्षा है उसको कितना पूरा करेंगे। दूसरा जो नीतीश कुमार जनगणना के पक्ष में थे, अब वो एजेंडा रहेगा या नहीं रहेगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि थर्ड टर्म में चुनौतियां तो बहुत होंगी क्योंकि गठबंधन की सरकार है और नरेंद्र मोदी दो और चीज है कि यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है जो भाजपा का एजेंडा है वो इस कार्यकाल में लागू कर पाती है नहीं। और एक राष्ट्र एक चुनाव का जो 2029 तक का फैसला है, उसके बाद फिर जनसंख्या जो जनगणना है जो कि 26 में तक इसको करनी है,
जो नहीं कर पाया था 21 में। तो ये सारे मुद्दे हैं, इस पर कैसे रिएक्ट करती है मोदी सरकार, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इन चीजों के लिए उनके सामने चुनौतियां रहेगी। बिल्कुल, चुनौतियों का तो अंबार होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब तक जो एक्सपीरियंस है, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर रहा हो, वो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का रहा। पिछले 2 टर्म पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई गई, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है। लेकिन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर या चंद्रबाबू नायडू को लेकर जिस तरह से डोरे डालने की कोशिशें राजेंद्र जौदन साहब देखने को मिली हैं, और आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में जो नज़ारा देखने को मिला एनडीए की बैठक के दौरान, ये जोड़ कितना बेजोड़ आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे कार्यकाल के लिए भी अपने बूते पर ही सरकार बनाने की तैयारी में थी। लेकिन 2 जो कार्यकाल रहे पिछले, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते सरकार चलाई, तो वो सरकार चलाने का जो तरीका था वो एक तरह से ये था कि मुझे लगता है कि पूरी तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी जी पर ही निर्भर हो गया था कि पार्टी में भी सलाह मशवरा नहीं किया जाता था। जो नीतियां, कार्यक्रम और कानून बनाए जाते थे, और उसी का नतीजा ये रहा कि अब वो उनको गठजोड़ की सरकार चलानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण बहुमत अगर हासिल नहीं हुआ तो उसको आप हार भी कह सकते हैं, और या फिर ये कहिए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। एक तरह से जो है फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो होता है उसी तरह का दिखाई दिया है। लेकिन ये है कि चुनाव पूर्व का इनका गठबंधन था, तो अब सरकार बना रहे हैं, तो सवाल ये है कि खुद ही कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म निभाएंगे और देश चलाने के लिए सर्वमति जरूरी है, सर्वमत जरूरी है। तो ये जब वो इनकी अपने बूते सरकार थी, तभी अगर ये सर्वमत के सिद्धांत को अपना लिया जाता तो हो सकता है कि ये तीसरे कार्यकाल के लिए भी इनको पूर्ण बहुमत मिलता भारतीय जनता पार्टी अकेले को, और ये आपकी चुनिंदा स्थिति, चुनने की स्थिति होती या सुविधा होती आपको कि एनडीए के किस दल को आप अपने साथ रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। लेकिन अब तो वो मजबूरी में बदल चुका है सारा मामला। अब तो आपको सरकार चलानी है, आपने बहुत पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। आप कह रहे हो कि लगातार एनडीए की जीत। पहले तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, अपने बूते 50 साल और शासन करने का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, तो वो सारे संकल्प आपके जो है मनमाने तरीके से काम करने के कारण आप हाशिए पर आ गए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सिमट गए, और आपको दूसरे सहयोगियों, अलग अलग विचारधारा के दलों के साथ तालमेल करके काम करना पड़ेगा। ये आप ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वापस वाजपेयी युग में लौट गई है। चले, आप कह रहे हैं कि वापस वाजपेयी युग में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। बिल्कुल सर, हम चर्चा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एकमत होना ये एक बड़ी डिफिकल्टी होगी नई सरकार के सामने। लेकिन शंभू भद्रा साहब, लगातार 2 टर्म पूरे करने के बाद तीसरी बार भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की भूमिका को नकार सकते हैं इस जीत में? बिल्कुल नहीं। जो अभी राजग की जीत हुई है और जिसमें बीजेपी की जीत भी शामिल है, तो इसमें कंप्लीटली जो पूरे चुनाव कैंपेन था वो मोदी के चेहरे पे था। मोदी ने 202 से ज्यादा रैली और जनसभाएं की है, तो कंप्लीट प्रचार अभियान ही मोदी पे था। और ये जो सफलता आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह से मोदी के चेहरे पे ही सारा कुछ था। बीजेपी में सारी चीजें, रणनीति, तमाम चीजें सब पीछे चल रही थी, और चेहरा के तौर पे, मेहनत के तौर पे पार्टी को आगे ले जा, मतलब जिताने के लिए ये निश्चित रूप से मोदी को श्रेय दिया जाएगा, और वो है। और इस सरकार जो अभी 5 साल की जो सरकार चलेगी, ये भी इसमें चेहरा मोदी ही रहेंगे, और सारे जो नेशनल इंटरनेशनल फैसले होंगे वो निश्चित रूप से जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो गारंटियां हैं, जन कल्याण है, वो सब योजनाएं धीरे धीरे करके सामने आएंगी। जो 25 वादे गारंटी की बात की गई है, अब बहुत सारे जो भारत को नई तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात है, ग्रोथ को लेकर के 5G टेक्नोलॉजी लेकर के आने की बात है, हरित टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन एनर्जी की बात है, तो ये जो सारे जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना है हिंदुस्तान में, ये सारा कुछ इस 5 साल में दिखेगा। और ये 5 साल को जो मैं एक नजरिए से, अलग नजरिए से देखता हूं कि बीजेपी को झटका लगा
और राजग की सरकार बनी, तो वो इसके बाद इस 5 साल में बीजेपी के पास सरकार में रहते हुए अपने को मजबूत करने का अवसर है। लेकिन विपक्ष की जो पीक है, जो विपक्ष 10 साल में जो मेहनत कर रहा था, वो 10 साल में एक तरह से वो पीक पे चला गया, और पीक पे यानी कि उनको जो जो हासिल करना था वहां तक वो चले गए हैं। सहयोगी दल सारे वहां पे, सिर्फ कांग्रेस मान लीजिए आप 10 साल में 99 सीट पे आते हैं, तो आगे चल के जो 2029 में जो बात होगी वहां पे देखिएगा कि चूंकि बीजेपी को वापस सुधार का अवसर मिलेगा, तो विपक्ष को फिर इसी मजबूती या इसी तरह से सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज जो पीएम ने कहा है कि जो हम 10 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, यानी कि वो 2029 को भी अपने ध्यान में रखे हुए हैं कि हम इस 5 साल में इतना काम करेंगे, इतना चीजें करेंगे कि जो कमियां अभी है उसकी भरपाई कर लेंगे, और उस समय हमको एक बार क्लियर मेजोरिटी मिल सकता है। और जो विवादित मुद्दे हैं, चाहे किसी भी दल के हों, मान लीजिए नीतीश के ही दल की जाति जनगणना वाली बात हो, या यूसीसी हो, या सीए हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो पर्दे के पीछे चले जाए, उस पर बहुत तेजी से फैसला ना हो, लेकिन डेवलपमेंट के संबंधित जितने भी फैसले होंगे वो तेजी से होंगे। और इसको लेकर तो आज अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से ये संकेत भी दे दिया गया कि पिछले 10 सालों का अनुभव भी हमारे पास है और आगे विकास कार्यों को हम और तेज गति के साथ बढ़ाएंगे। लेकिन जिन विवादित मुद्दों की बात आप सर कर रहे हैं कि उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो काम है, चाहे वो पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत करना हो, इस पर भी निश्चित तौर पर काम होगा। लेकिन देश के विकास को लेकर ये है कि देखिए गठबंधन जी, मैं बोलूं जी जी, देश के विकास को लेकर के जो मोदी सरकार की जो रणनीति है कि भारत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ तेजी से भारत अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इस जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आपको इस कार्यकाल में देखने को मिलेगा। और उसमें किसी भी सहयोगी दल से कोई विरोध या कोई ये भी नहीं होगा कि ये काम नहीं हो या वो काम नहीं हो। जितने भी आपने देखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है, वो सारी चीजें इस 5 साल के कार्यकाल में मिलेगा। और जो जनता में थोड़ी बहुत भी जो गुस्सा था या कोई भी बात थी बीजेपी को लेकर के, वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी भाजपा सांसदों के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति, भाजपा की नीतियों के प्रति, और खास करके जो अतिवाद सिस्टम हो गया था कि मान लीजिए थोड़े बहुत मुस्लिम समाज को लगा था कि जैसे कि जो ये चुनाव में अगर वोट का पैटर्न को देखेंगे तो भाजपा के खिलाफ एक ध्रुवीकरण आपको दिखाई देगा, जो कि उसके दिमाग में ये नहीं था कि कांग्रेस में या सपा में या डीएमके में कोई मजबूत नेता या सांसद है, बात वो नहीं थी। उनके दिमाग में ये था कि हमें बीजेपी को हराना है, हमें मोदी को हराना है। तो उस विरोध में वोट का पैटर्न था। अगर आप अध्ययन करेंगे यूपी में, बंगाल में वोटिंग पैटर्न का अध्ययन कीजिएगा, तमिलनाडु में, तो आपको वो दिखाई देगा कि एक तरह की गोलबंदी थी जो कि सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ दिख रही थी। वो सारी कमियों को इस बार दुख जाएगा। और मेरा ये कहना है, गठबंधन सरकार भारत के लिए नया नहीं है। भारत ने आर्थिक उदारीकरण जैसा बड़ा फैसला 1991 में अल्पमत सरकार में की। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की सारी नीतियां गठबंधन सरकार में बनी है, चाहे वो मनमोहन की सरकार रही हो, चाहे वो नरसिम्हा राव, मनमोहन, वाजपेयी, इस तीनों सरकार को अगर आप देखेंगे तो अल्पमत से लेकर के गठबंधन की सरकार रही। और भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के बड़े बड़े फैसले किए और सबने उसका सहयोग दिया और भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ी। आज भी मान लीजिए अगर गठबंधन की सरकार है तो इसमें कोई विदेशों के लिए या विदेश की कंपनियों के लिए या मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, दूसरे सरकारों के लिए भारत का यह स्वरूप कोई नया नहीं है। भारत की आर्थिक नीतियां, भारत की विदेश नीतियां, बिल्कुल 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 हम विदेश नीति की भी बात करेंगे, बिल्कुल सर हम विदेश नीति की भी बात करेंगे और भी तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जादौन साहब, एक तरफ तो सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, दूसरी तरफ एक और नई बहस कि क्या देश को मजबूत सरकार की इस समय जरूरत है या मजबूर सरकार की जरूरत है। ये जनादेश, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि पिछले 2 टर्म लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार और इस बार गठबंधन सरकार। आप देखिए, ऐसा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी को 244 सीट मिली है तो वो मोदी जी ने ही जो कंपेनिंग की उससे मिली।
चलिए ये मान लेते हैं कि 240 सीट उनको मिली, लेकिन पहले जो पूर्ण बहुमत की सीटें मिली थी जी 303 मिली थी, उससे पहले 282 मिली थी। तो वो सीटें जो मिली थी वो मोदी जी की वजह से मिली थी। तो इस बार सीटें किसकी वजह से कम हुई है फिर ये तो बताया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद तो मोदी जी के पास था और प्रचार की पूरी कमान ही उनके पास थी और 240 सीटें हासिल करने का क्रेडिट भी उनको दिया जा रहा है। तो फिर ये सीटें बहुमत में जो घट गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब किसके पास? और मुस्लिम तो पहले भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो कभी रहा ही नहीं, वो तो हमेशा अपोजिशन में रहता है। आप कितना ही उनको कुछ फेवर में करने की कोशिश करें, वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता नहीं और अपवाद स्वरूप भी नहीं है, वो देना ही नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी आरक्षण को लेकर, वो उसने बीजेपी का खेल बिगाड़ा? जादव साहब, हाँ ये हो सकता है। ऐसा है कि ये बीच बीच में कहा जाता रहा कि ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, पहले से भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे नहीं होता था कि आरक्षण समाप्त कर देंगे, फिर वो नैरेटिव भी चल पड़ा। तो लोगों ने ये 400 पार का नारा, जब भी भारतीय जनता पार्टी जहां भी इतना बढ़ चढ़ के सीट लेने का नारा देती है वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाए। उन्होंने 400 पार का नारा दिया और उसका अर्थ ये निकाला गया कि इतना बहुमत, प्रचंड बहुमत हासिल करके ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इस नैरेटिव ने बहुत नुकसान पहुंचाया। नहीं तो ये तो भरोसा कई मंचों से प्रधानमंत्री ने दिलाया देश को, वो उसके लिए खिलाफ हो गए। जादव साहब, ये तो प्रधानमंत्री ने कई मंचों से ये भरोसा देश को दिलाया कि उनके जिंदा रहते आरक्षण कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद क्या माने कि विपक्ष का नैरेटिव ये काम कर गया? वो ये नैरेटिव काम नहीं कर पाया। फिर उन्होंने जो एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा कि ये जो आरक्षित वर्ग की जो मतदाता था उसने ये मान लिया कि ये आरक्षण हमसे छीना जा रहा है, और उसकी पुष्टि उस दूसरे तरीके से हुई कि सरकार नौकरियों में भर्तियां नहीं कर रही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण छीन लिया गया है। ये एक फैक्टर था। इससे जो लोअर क्लास का मतदाता, जो आरक्षित वर्ग, आरक्षण का लाभ लेने वाला जो मतदाता था वो विरुद्ध हो गया। उसने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, उससे इंडिया गठबंधन को ताकत दी और दूसरे दल जो भारतीय जनता पार्टी को जहां भी हरा सकते थे वो मजबूत हो गए। तो ये है कि अब इसके लिए ये रणनीति, ये स्ट्रेटेजी, 400 पार का नारा आप ही तो तय करते हैं, करने वाले तो आप ही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी तो लो। हरियाणा में इन्होंने 75 पार का नारा दिया 2019 के चुनाव में, तो पार्टी मेजोरिटी, सिंपल सरकार बनाने की मेजोरिटी भी हासिल नहीं कर पाई। जो 40 सीट का आंकड़ा पूरा करना था वो 40 सीट पर सिमट गई। तो ये देखने की बात है, ये अतिवादी नारे जो है, ये अति उत्साही नारे, आज आपको ये कहना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल, नतीजों के बाद तो तमाम तरह के विश्लेषण होते हैं जादव साहब, नतीजों के बाद तमाम तरह के विश्लेषण सामने होते हैं, जिसमें कहा जाता कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर वैसा किया होता तो शायद ऐसा होता, है ना। ये तो आकलन अपना तरीके से किया जाता है, ये नॉशनल और काल्पनिक नहीं है। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने को लेकर नारा तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से भी, जादव साहब सर सुन तो लीजिए, नारा तो इंडी गठबंधन की तरफ से भी दिया गया था कि 300 पार तो वो भी नहीं कर पाए। ये तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिहाज से इस तरह के नारे गढ़े जाते हैं ना। नहीं तो उसका अर्थ गलत निकल गया ना। फिर आप धरातल पर देखिए ना उसको, ये कल्पनाओं में ना तो हम उसका ये मान सकते कि ये इससे नुकसान नहीं हुआ, ये तो नुकसान हो गया आपका, रिजल्ट सामने है। ठीक है, 300 पार का नारा तो एक ब्रेक के लिए मैं भद्रा साहब आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंट्रल हॉल में आज जो पुराना वाला अंदाज देखने को मिला, क्या थर्ड टर्म में भी वो अंदाज देखने को मिलेगा? और जितने कड़े और बड़े फैसले नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अब तक 2 कार्यकाल में उन्होंने लिए हैं, क्या थर्ड टर्म में भी वो संभव हो पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? ये तीसरा टर्म कितना चुनौती भरा रहेगा, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं शंभू भद्रा साहब आपके पास आऊँगा, ब्रेक पर जाने से पहले जो चर्चा हो रही थी उस पर भी अपनी बात पूरी कीजिए। साथ ही एक सवाल ये कि आज जो तेवर देखने को मिला सेंट्रल हॉल में, क्या वो तेवर आगे आने वाले वक्त भी देखने को मिलेगा?
देखिए, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और जादौन साहब से बात कर रहे थे कि जो टारगेट 400 पार का नारा क्यों दिया। जी जी। कोई भी दल अपने लिए बड़ा टारगेट सेट करता है ताकि 400 नारा देने के पीछे नैरेटिव ये था कि 272 की बात ही ना हो। यानी कि 400 से नीचे कहीं भी बात हो तो देखिए, जैसे 300 पे आके, 300 के नीचे आके मामला टिका है, तो यानी कि बहुमत तो उसको स्पष्ट है, बहुमत तो राजग को मिल ही गया है। शुरू में ही 300 का टारगेट रखते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि 300 का टारगेट रखते हैं और आपको बहुमत ही नहीं मिलता, तो आप क्या करते थे? यानी कि बड़ा टारगेट इसलिए रखा कि अगर मान लीजिए नैरेटिव जो था, विपक्ष ने क्या किया कि 400 नहीं आएंगे, विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया कि 400 नहीं आएंगे, 400 नहीं आएंगे, तमाम विश्लेषक ने कहा कि 400 नहीं आएंगे। मतलब कि आपने बहुमत से ऊपर आने का अपने एक माइंडसेट सेट कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया देश के लिए, विश्लेषकों के लिए, विपक्ष के लिए, सबके लिए, कि बहुमत आएगा या नहीं आएगा, इस पे कोई बात ही ना हो। बात होने लगी कि 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक चालाकी से मतलब कि लिया गया वो नारा था। और उसमें अभी कांग्रेस भी अपने लिए बड़ा टारगेट कर रही थी कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब मतलब जब चुनाव में जा रहे हैं तो अपने लिए सरकार वो तो तय करेंगे कि हम अपने लिए बड़ा लक्ष्य तय करेंगे। तो ये एक इस तरह की बात है, उसको आप असफलता या सफलता के तरीके से मतलब उसको आप गलत नहीं कर सकते। अब जो नई सरकार आएगी उसके सामने में इकोनॉमी को, जो भारत की जो जीडीपी है वो लगभग 8% से अभी इस बार आया है, और अगर आपको डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी है तो आपको जो ग्रोथ है उसको आपको 8% उससे ऊपर ही रखना पड़ेगा। ग्रोथ रेट को वो मेंटेन करना पड़ेगा, और वो मेंटेन अगर नहीं करेंगे आप तो ना तीसरी इकोनॉमी बनेंगे और ना ही आप विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में आपने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इकोनॉमी में आपको तेजी से काम करना होगा। आर्थिक सुधार पिछले 4-5 साल से रुका हुआ है, तो जो कि आपको इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि इकोनॉमिक सुधार का जो अगला चरण है, यानी कि तीसरा चरण है, वो भारत लागू करे और उस चरण में और नए रिफॉर्म किए जाए, नई सुविधाएं दी जाए जो इंटरनेशनल मार्केट है। और जिस तरह से चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग हब कमजोर हुआ है और मल्टीनेशनल भारत की तरफ जो आशा लगाए हुए हैं, तो वो स्थान आपको, वो मौका आपको देना पड़ेगा। वो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज ला करके भारत के को मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी सॉफ्टवेयर की पावर तो आप हैं ही, आपको हार्डवेयर का पावर बनने के लिए एक पूरी रणनीति, एक नीतिगत मतलब फैसले और भारत को में वो अवसर आपको देने बिल्कुल सर। होंगे। विदेश नीति में क्या इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि 2 टर्म में जो आक्रामक विदेश नीति भारत की रही है और तमाम दुनिया के अखबारों की तरफ से टीवी चैनल्स में जिस तरह का जिक्र हुआ है इस बार की सरकार को लेकर, गठबंधन की सरकार को लेकर, उस पर भी सर जी जी आपको ध्यान होगा कि वाजपेयी जी भी मतलब इस गठबंधन से बड़ा गठबंधन सरकार थी, और वाजपेयी जी ने कारगिल भी किया, वाजपेयी जी ने पोखरण भी किया, और पोखरण के बाद जिस तरह से अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगाया उस पे भारत ने मतलब कोई नहीं झुका, और भारत की विदेश नीति एक स्ट्रांग, भारत की जो विदेश नीति है उस समय में वो आपके पास एग्जाम्पल है वाजपेयी सरकार की। मनमोहन की सरकार में जरूर भारत की विदेश नीति थोड़ी सी सॉफ्ट थी, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है पिछले आजादी के वक्त से चाहे किसी की भी सरकार रही हो, एक तो गुट में नहीं रहने की, यानी अमेरिका और रूस के साथ किसी एक के साथ नहीं रहने की, जो गुट निरपेक्ष के बिना किसी खेमे में जाने की नीति नहीं रही है भारत की, और संजोग से केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो सबने इस नीति को मेंटेन किया है और भारत को एक सुपर पावर के तौर पे अलग से भारत का स्थान है। भारत का रूस के साथ भी संतुलन है, अमेरिका के साथ भी संतुलन है, चीन के साथ भी संतुलन है, खाड़ी देशों के साथ भी संतुलन है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी संतुलन है। तो भारत सभी ब्लॉक्स में, जितने भी दुनिया में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक्स में भारत का प्रतिनिधित्व है, भारत का संतुलन है, और ये संतुलन वाली विदेश नीति आपको इसमें भी दिखाई देगी। और जिस तरह से पिछले 10 साल में विश्व वैश्विक सहायता में भारत ने अपनी भूमिका बढ़ाई है, अभी मान लीजिए
नहीं, अभी एक भूकंप आया जी, जी। और बपुआ गिनी में, तो वहां जाके भारत ने जो है सो बढ़ चढ़ के सहायता की है। जहां भी इजराइल में आप देखेंगे तो गाजा को जाकर के भारत ने बिल्कुल कई मदद ऐसे करी। एग्जाम्पल हैं तो जहां पर ऐसे भारत नेपाल में अब तक भूकंप उससे आया। पहले ये कहा जाता था कि भारत को जिस नजर से देखा जाता था वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब दुनिया की सोच भी भारत के प्रति बदली है। इस बात को तो स्वीकार करना होगा। हाँ, ठीक है सर, इस कार्यकाल में ये कंटिन्यू रहेगा, ये कम नहीं होगा। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन जादौन साहब, एक तो वो 400 पार वाले नारे की बात, उस पर भी अपना रिएक्शन पूरा कीजिए जो बात भद्रा साहब की तरफ से कही गई है। दूसरा ये, क्या आपको लग रहा है कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा सरकार मानकर चलेगी और इस दिशा में भी तेजी से कदम देखने को मिल सकते हैं इस बार थर्ड टर्म में? मैं मान के नहीं चल रहा। चुनाव से पहले जो सर्वे हुआ, कुछ एजेंसियों ने कहा, तो उन्होंने ये कहा कि महंगाई बेरोजगारी इस समय बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो सरकार को मानना ही चाहिए। नहीं, महंगाई और बेरोजगारी तो देश में हमेशा से मुद्दा रहा है जादौन साहब, ये पहली बार तो है नहीं हमेशा से कि सरकारें कोई भी आई गई हो, महंगाई बेरोजगारी हमेशा मुद्दा रहा है। सुनिए तो सही, आपने जो भाजपा के वो उनको बिठाया हुआ है, वो तो उस तरह से बोल रहे हैं जैसे चुनाव पूर्व। नहीं, जैसे आप जादौन साहब, आप भी हमारे लिए सम्मानित हैं, वैसे शंभू भद्रा साहब भी सम्मानित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विषय पर तो बात कीजिए, प्रॉपर जवाब तो दीजिए विषय पर। आप हार के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, तो हार फिर किस कारण से हुई? जब मोदी जी का इतना सक्षम नेतृत्व है और 400 पार के नारे से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वे फर्क, ये जो सीटें कम रह गई, ये बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था को ले आए, तीसरे नंबर पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये तो बताइए कि हार का क्या कारण है फिर? ये तो हार नहीं है अगर देखा जाए तो। नहीं, कोई ना कोई तो कमजोरी होती है, कोई ना कोई तो कमजोरी होती है, लेकिन लगातार तीसरे चुनाव में कमजोरी है। नहीं जादौन साहब, एक सवाल तो ये भी उठेगा ना। अरे सर सुनिए, तो नाराज क्यों? हरियाणा में भी कह रहे हैं कि भितरघात हुआ। हरियाणा के ये तो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब में इस तरह की स्थिति होती है ना कि आप दावे करते हैं, अगर आप कोई दावा करते हैं तो वो दावा 100% सही होगा, ऐसा तो नहीं होता तमाम एग्जिट पोल्स धराशायी हो गए। वो तो 400 का भी आंकड़ा पार कर रहे थे जादौन साहब। अक्षय जी, एक छोटी सी, मैं आऊंगा भद्रा साहब, जादौन साहब अपनी बात पूरी कर लें। अक्षय जी, मेरा मतलब ये है, एग्जिट पोल का आकलन सही नहीं था, धरातल पर उन्होंने नहीं देखा। धरातल तो ये था कि जो इस तरह से है, और बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, पर वो जो एग्जिट पोल वाले थे वो क्या कर रहे थे, जब आम आदमी के बीच में ये हवा चल रही थी कि इस बार कड़ा मुकाबला है और मुश्किल है जो है कोई पार्टी ठीक से बहुमत ले पाए, ये धारणा बनी हुई थी आम आदमी के बीच में। फिर ये एग्जिट पोल क्यों दिखाए जा रहे थे इस तरह से? तो वो तो उन एजेंसियों को स्वीकार करना चाहिए कि उनसे भूल हुई, चूक हुई। नहीं तो वो तो जिसने भी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कही है, वो तो उस पर मूल्यांकन करेंगे। आप ये क्रेडिट दे रहे हैं कि पिछली बार 303 उन्हीं की वजह से आई और 282 भी उन्हीं की वजह से आई, तो फिर ये 240 में ये जो 32 सीटों का जो अंतर आया है वो कैसे पैदा हुआ? ये वैक्यूम कैसे पैदा हुआ? इसका तो कोई कारण होगा। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के यूपी के कैंडिडेट ये आरोप लगा रहे हैं भितरघात हुआ। हरियाणा में कई कैंडिडेट कह रहे हैं, जैसे सोनीपत से मोहनलाल बाडोली, उन्होंने कहा, मैं नाम बता देता हूं कि मेरे साथ भितरघात हुआ। समीक्षा बैठक में ये तय हुआ, कई जिलाध्यक्षों ने काम नहीं किया, तो पार्टी का कार्यकर्ता निरुत्साही था। ऐसा क्यों हुआ? ये भी तो देखिए अंदरूनी कमजोरियां। नहीं तो ये कमजोरियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आपको जादौन साहब दिखाई दी है, बाकी दलों में भी? बाकी दलों से क्या मतलब है? आप जो है 400 पार और 370 तक पहुंचने का आंकड़ा लेके चल रहे थे, तो आपका फेल हुआ ही है, वो तो फेल हो ही गए। बाकी दलों में जो है वो तो हाशिए पर ही रह गए ना। नहीं, मान लीजिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जादौन साहब, मान लीजिए 500 नंबर्स का एग्जाम होता है और लास्ट टर्म में अगर आप 353 अगर लेकर आते हैं तो आप आगे का टारगेट सेट करेंगे या पीछे का कि भाई हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, हमें डिक्टेंशन नहीं चाहिए? हाँ, तो पासिंग मार्क्स नहीं मिले ना आपको? कहां मिले? मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूं, एनडीए को तो मिले ना, डिस्टिंक्शन की बात नहीं कर रहा। एनडीए को तो मिले ना सर, बड़ी चढ़ी उपलब्धियां हैं जादौन साहब, एनडीए को तो मिले ना पासिंग मार्क्स, हैं? एनडीए को तो पासिंग मार्क्स मिला ना? नहीं मिले ना आपको? ये पासिंग मार्क्स है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पासिंग मार्क्स थे क्या ये? आप डिबेट को सही दिशा में रखिए।
जादव पासिंग साहब, मार्क्स नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी। हाँ हाँ, ये ग्रेस मार्क्स है कि जो दूसरे दलों ने आपको समर्थन दे दिया, ये ग्रेस है, कृपांक जिसको हिंदी में कहते हैं, कृपांक। जहाँ दो और वो चलिए ये मान रहे शंभू भद्रा हैं, साहब, और ये भी वो कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोग, मजबूत सरकार, एनडीए के घटक दलों के सहायतार्थ और कमजोर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है। इससे पहले तो सर 3 दशक से ज्यादा हो गए ना, देश ने गठबंधन की सरकारें देखी हैं, बैसाखियों पर चलती देखी हैं, और कैसे बीच बीच में सरकारें टूटी हैं फिर बनी हैं, ये भी देश ने देखा है। नहीं, उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, उससे बात नहीं। जादव साहब, एग्जाम्पल तो फिर लिए जाएंगे ना पूर्व के भी। देखिए से क्या मतलब है सर, एग्जाम्पल तो लिए जाएंगे ना जादव साहब। जो आप एजेंडा लेके चल रहे थे वो सब आपका जो है मंजूर नहीं हुआ, ठीक नहीं, इसका आकलन तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जादव साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस बात पर मंथन नहीं होगा कि कहां पर चूक होगी या नहीं हो रहा होगा? शंभू भद्रा साहब, कोई भी पार्टी हो, विपक्ष क्या इस बात का आकलन नहीं करेगा? ठीक है जादव साहब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आऊंगा मैं आपके पास। क्या विपक्षी दल इस बात पर आकलन नहीं करेगा कि जो एकजुटता हमने एन वक्त पर हमने दिखाने की कोशिश की है, अगर वो हमने 2-3 महीने पहले से एकजुटता दिखाई होती तो शायद परिणाम कुछ और होता? अच्छा जी शंभू भद्रा साहब। अक्षय जी, यहाँ पे देखिए, मोदी सरकार का जो 14 का जो सरकार था, वो भी राजग सरकार थी। बेशक भाजपा को बहुमत था, उस समय भी सरकार राजग ही था। जो दूसरा टर्म था उस समय भी सरकार राजग ही थे, चाहे बीजेपी को पूर्ण बहुमत हो, लेकिन सहयोगी के साथ ही सरकार चल रही थी। और तीसरा कार्यकाल भी सरकार राजग है जब बीजेपी को बहुमत नहीं है। एक तो ये बात है कि राजग की ही तीनों टर्म की सरकार है, और वाजपेयी के टाइम में राजग की ही सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ये तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि निश्चित रूप से एग्जिट पोल फेल हुए, उसको चिंतन करना चाहिए, और वो एक गलत चीजें थी। चौथी, जो अभी जागरण साहब कह रहे थे जो चीज बहुमत को लेकर के, तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए बीजेपी की हार हुई है, तो इस हार के लिए भी जिम्मेदार जो वही चेहरा है जो चेहरा जीत के लिए जिम्मेदार है। ठीक बात है। तो कहने का मतलब कि मोदी की ही इसमें जो अगर विफलता है तो उनकी विफलता मानी जाएगी, ये स्पष्ट है कि जब भाजपा अपने लिए आकलन करेगी तो वो देखेंगे कि हमारे मोदी जो चेहरा हमारा सामने में था, उसकी जो कार्यशैली थी, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो नाखुशी थी, चाहे सीएम के रूप में कोई काम कर रहे थे या पीएम के रूप में या मंत्री के रूप में, उसका जो भाजपा कार्यकर्ताओं से जुड़ाव नहीं था, वो जो कमियां थी, ऑलरेडी ये सामने आएगा। और ये सब जब मंथन होगा तो उसमें ये सारी बातें होगी, और इसके लिए जिम्मेदार वो हैं। इसके लिए कोई यहाँ गर्म होने की जरूरत ही नहीं है। ये तो स्पष्ट सी बात है कि अगर जीत का श्रेय मिलता है किसी शख्स को, अगर नेता होने के नाते दल का, तो हार की जिम्मेदारी भी तो उस पर ही होगी। वो हार स्वीकार करे अन्यथा ना करे। जादव साहब, अब बात ये है। हाँ जी, सवाल तो इसी बात को लेकर है। शंभू भद्रा साहब ने जो बात कही है कि एनडीए की सरकार तो 2014 में भी थी, एनडीए की सरकार तो 2019 में भी थी, और एनडीए की सरकार 2024 में भी बनने जा रही है। देखो भाई, ये डिबेट हो रही है समझदार लोग। उस समय आपका जो लीडर है वो पूर्ण मेजोरिटी के साथ था एनडीए का, और सेकंड टर्म में 19 में भी पूर्ण मेजोरिटी के साथ और बड़ी मेजोरिटी के साथ था। इस समय लीडर जो है ग्रेस पर है। इसको, इस अंतर को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? ये समझदार लोगों नहीं, गठबंधन की सरकार का मतलब ही यही है। इसमें नई चीज आप क्या बता रहे हो? का मतदाता है क्या, जिसको आप इस तरह से समझाओ? एनडीए की सरकार थी उस समय, आपके लीडर को समर्थन, किसी घटक दल की समर्थन की जरूरत थी नहीं। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि आपने एनडीए को एकजुट रखा। वो जो लगातार पिछले समय से चला आ रहा था, आपने एनडीए के घटकों को अपने साथ बना के रखा, उसका लाभ आपको मिला इस समय। अगर वो घटक बिखर गए होते तो आज आपको उनको साथ एकजुट करना अपने साथ बड़ा मुश्किल होता और टेढ़ा काम हो जाता। तो चलिए कि आपने एक समझदारी दिखाई, लेकिन जो सर्वमत से फैसले होने चाहिए थे वो 2019 के बाद नहीं हुए, और जो पार्टी कैडर को संतुष्ट करके रखना चाहिए था, उसको उत्साही बना के रखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हरियाणा में तो इतना काम हुआ, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे थे, बूथ शक्ति केंद्र त्रिदेव, ये तमाम तरह के उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया। इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज लो रहा। फिर जो है बाद में ये हुआ कि आपको 5 सीटें आपने गंवा दी। कहाँ 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे लगातार, 10 के 10,
11 के 11 एक विधानसभा नहीं, एक जो माहौल, एक जो नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं जादौन साहब, अब तो चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है, तो मैं एक एक रिएक्शन आप दोनों मेहमानों से जरूर लेना चाह रहा हूं। मेरा पहला सवाल आपसे ही जादौन साहब आपसे है कि जो नैरेटिव सेट किए जा रहे थे इस बार के चुनाव में कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और सारी संस्थाएं बिल्कुल खरीद ली गई हैं, सब पर कब्जा कर लिया गया है और देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और संविधान खतरे में है, तो क्या विपक्षियों के इन नारों को नकार दिया देश की जनता ने? यह मैंडेट क्या ये शोर इशारा नहीं करता है कि सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही थी और डराने का प्रयास हो रहा था मतदाताओं को? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आम आदमी को प्रभावित करने लगी। एक तो बेरोजगारी, महंगाई। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये कहते थे, जो मैंने 2005-6 के दौर में सुना है, कि भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आती है तो महंगाई को मान देती है। आप कह रहे थे कि ये मुद्दे तो हमेशा रहे, लेकिन जो पार्टी दावा करती है वो करके दिखाए ना। फिर महंगाई देखो तो स्काई रॉकेटिंग हो गई, प्राइसेस आसमान छू रहे हैं दाम। तमाम चीजें, खाद्य वस्तुएं, जो साधारण जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, जीवन ठीक है। आपकी पीड़ा इस बात को लेकर है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो देखने को नहीं मिले, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था। कि मेरी ये व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, नहीं मैं सर, जो आम जनता वक्ता हूं यहाँ पर। अरे दर्द तो आपका यही होगा ना। अगर एक जर्नलिस्ट को बुलाया है, आप बेरोजगार तो नहीं है ना, देश के बेरोजगारों को लेकर आपकी चिंता थी ना? मेरी चिंता है और देश का बेरोजगार इस पर रिएक्ट कर रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात लेकर रिएक्ट कर रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं मैं उसी बात को कह रहा हूं। आपने गलती की, आप एक गृहिणी को भी जोड़ लेते। जो आम आदमी, सामान्य वर्ग की अगर कोई गृहिणी है, उससे आपको पूछना चाहिए था कि आपको महंगाई ने कितना पीड़ित किया। अभी भी सरकार को एक चुनौती है तो वो महंगाई को कंट्रोल करे। नहीं तो इस बात का तो हमने चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया। शंभू भद्रा साहब, ये फाइनल रिएक्शन में आपसे चाह रहा हूं कि ठीक है, जादौन साहब की कोई नाराजगी हो सकती है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं और जो अब कम से कम 5 साल के लिए तो हम कह सकते हैं कि स्वीकार करना ही होगा, अगर गठबंधन ठीक ठाक तरीके से चलता रहा तो 5 साल तो इसी सरकार का भरोसा करना होगा लोगों को भी, वो चाहे वो विदेश नीति के मामले में हो, चाहे घरेलू नीति के मामले में हो, या महंगाई बेरोजगारी के मामले में हो। किस तरह से बेहतरी हो सकती है? आप ये अनावश्यक बात क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो सरकार अगर स्थायी चलेगी तो लोगों को झेलना ही पड़ेगा। 2 टर्म भी लोगों ने 14 से और 19 तक इस सरकार को झेला है। और जो समस्या उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, आप इतना निराश क्यों हो रहे हैं? जवाब दिया है उसका। ठीक है, अब आगे अगर अपने को आगे फिर शंभू भद्रा साहब, क्या कहेंगे? चुनौतियों पर तो हम बात कर ही रहे हैं और कमियां रही होगी, इसीलिए 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। इसका आकलन तो वो खुद करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो महंगाई की बात है, तो मनमोहन सरकार के 10 साल में जो मौद्रिक नीति के हिसाब से आरबीआई जो महंगाई का आंकड़ा जारी करता है, वो आंकड़ा 11% तक पहुंचा था। 8% एक नॉर्मल महंगाई रहती थी और उसी महंगाई के खिलाफ बीजेपी ने विरोध किया और आंदोलन किया और उसको वापस सत्ता मिली। जब बीजेपी सरकार आई है तो पिछले 14 से लेकर के अब तक में चाहे थोक महंगाई हो चाहे खुदरा महंगाई हो, वो 5%, 6%, 4%, 3%, 1%, इसके मतलब आरबीआई का जो 4 से 6% का लिमिट है, उस लिमिट के बीच रही है। तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से महंगाई दर देखेंगे तो ये मतलब कि एक फर्क आपको नजर आएगा यूपीए और एनडीए के सरकार पे कि महंगाई को कैसे कंट्रोल रखा गया। रिजर्व बैंक पिछले 6 टर्म से यानी कि 2 साल 3 साल से अपने रेपो दर को नहीं बढ़ाया, आज भी रेपो दर को कंटिन्यू रखा हुआ है। तो महंगाई पर कंट्रोल करने के जो प्रयास है सरकार के वो जारी है। उसमें रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सरकार सभी है। और महंगाई और दूसरी जो अच्छी इकोनॉमी, अगर आपको तेज ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी में तो ये दुनिया का आंकड़ा है। अर्थशास्त्री इस बात को समझते हैं कि आपको इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास रखना होगा। जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास होगा वो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ये बात मनमोहन सिंह खुद कहते थे, दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं, जो कि जो अमेरिका ने विकास किया है बहुत तेजी से, तो वहां भी महंगाई दर उच्च रही है। ब्रिटेन में भी उच्च महंगाई दर रही है। इसको लेके मतलब कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, उस हिसाब से हो सकता है, चीजें और कितनी बेहतर हो सकती हैं। और मिले जुले प्रयास, कहते हैं ना कि जब एकजुटता के साथ मिलजुल कर किसी काम को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके बेहतर परिणाम और सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ इफ एंड बट अगर लगाना है, किंतु परंतु में, तो दुनिया उलझ जाती है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।